गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अजय चौहान आज पार्ट 24 टाइप 7 के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 2 के अंतर्गत एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी के तहत मैंने टर्मिनोलॉजी नंबर 9 के अंतर्गत सम लेटर्स ऑफ मिड पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी रिवर्स की परिचर्चा आपसे की थी। उसी परिचर्चा के तहत अर्थात if some letters of mid part will be reversed according to directions के तहत आज मैं पार्ट 24 टाइप 7 के अंतर्गत if 12 letters of English alphabet written in reverse order starting from E अर्थात यदि E से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ऐसे डायरेक्शंस के तहत आज मैं आपके सामने प्रॉब्लम को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं आपको दिए गए डायरेक्शंस के तहत अल्फाबेट के स्ट्रक्चर को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस निर्देश का अभिप्राय क्या होगा, इस निर्देश के तहत किस प्रकार से प्रॉब्लम में अरेंज किए जाएंगे। तो यहां गौर करें, डायरेक्शन आपको दिया गया है इफ 12 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ई। कहने का अभिप्राय है कि यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ई से 12 कहने का अभिप्राय क्या होता है, अर्थात हमें कहां से कहां तक के अक्षरों को विपरीत क्रम में करना है। तो गौर करें यहां पे ई से 12 की बात की जा रही है। ई से 12 ई से 12 का अभिप्राय सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ई से 12 का अभिप्राय क्या है। तो ई का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 और से 12 कहा जा रहा है। मैंने पहले भी परिचर्चा इस बात की थी कि किसी भी मान के पहले यदि से का प्रयोग किया गया हो तो प्रोसेसिंग करते समय एक लेस करके प्रोसेसिंग करना चाहिए, क्योंकि से दैट इज द इंक्लूडिंग। से का जो नेचर होता है, से की जो प्रकृति होती है वह इंक्लूडिंग नेचर का होता है। अर्थात जहां से बोला जा रहा है ई से 12 कहने का अभिप्राय है कि ई को लेते हुए 12 पे हम लोगों को विचार करना है। अर्थात अगर ई पर्टिकुलरली ई 1 हो गया और अतिरिक्त अगर हम 12 ले लेते हैं तो वह ई को लेकर 13 हो जाएगा, अर्थात वह हमारा जो है तर्कसंगत नहीं होगा। ई से 12 कहने का अभिप्राय है कि ई को लेकर 12 अर्थात से लगा गया ई को लेकर 12, इट मीन्स ई के अलावे ई 1 तो ऑलरेडी ई हो गया और अतिरिक्त जब हम 11 उसमें ऐड कर देते हैं तो ई को मिलाकर वो 12 हो जाएगा। इस बात की परिचर्चा मैं कई एक बार कर चुका हूं कि किसी भी मान के पहले से का अगर प्रयोग किया गया हो तो प्रोसेसिंग करते समय उस मान से एक लेस करते हुए प्रोसेसिंग करना चाहिए। तो ई का पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 और से 12, तो यहाँ पे हम 12 की जगह पे प्रोसेसिंग कितना पे करेंगे 11, इट मीन्स प्लस 11 पे हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। तो 5 और 11 16 और 16 नंबर अल्फाबेटिकल वैल्यू 16 नंबर लेटर क्या होता है पी। अर्थात दिए गए निर्देशानुसार हमें ई टू पी बिकम पी टू ई, अर्थात ई से पी तक के अक्षरों को पी से ई के रूप में परिवर्तित करके रिवर्स करके मतलब विपरीत क्रम में लिखना होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर होगा
क्योंकि मिड पार्ट को रिवर्स किया जा रहा है, अर्थात ऐसी स्थिति में हमारा जो सीक्वेंस है वह 3 वर्गों में वर्गीकृत हो जाएगा, जिसमें कि पहला खंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल ऑर्डर में रहेगा, दूसरा खंड रिवर्स ऑर्डर में रहेगा और तीसरा खंड जनरल ऑर्डर में रहेगा। कहने का अभिप्राय है कि हमारा पहला खंड जो है सामान्य क्रम में रहेगा, दूसरा क्रम विपरीत क्रम में रहेगा और तीसरा जो खंड है वह सामान्य क्रम में रहेगा। क्योंकि परिवर्तन जो किया गया है विपरीत क्रम में जिन अक्षरों को किया गया है वह कहां से कहां तक है, E to P बिकम P to E, अर्थात E से लेकर E से प्रारंभ करते हुए P तक के अक्षरों को विपरीत क्रम में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा प्रथम खंड होगा वो A से D तक हमारा जो है, जो कि यहाँ पे आरेख में दर्शाया गया है, यहाँ पे जो आप डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस डायरेक्शंस के तहत मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है निरूपित किया है और उस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि A से D तक जो है वो हमारा जनरल ऑर्डर है, सामान्य क्रम में है एंड टोटल नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ कितने होंगे 4। आफ्टर ऑल E से P को परिवर्तित किया गया है जिसे कि P से E के रूप में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो P से E तक जो हमारा ये खंड है यह रिवर्स ऑर्डर में है, विपरीत क्रम में है एंड आफ्टर ऑल इसके बाद जो Q से लेकर Z तक के अक्षर होंगे वो सामान्य क्रम में निरूपित किए गए जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अल्फाबेटिकल मूवमेंट या मूवमेंट में किसी भी प्रॉब्लम में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान हमें प्राप्त होता है, अब तक आपने यह देखा कि जो हमें मान प्राप्त होता है वो हर हाल में या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। जैसा कि ये हमारा LHS साइड है और ये हम लोगों का RHS साइड है। फ्रॉम लेफ्ट की जाति से जो भी मान प्राप्त होता है उसकी काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं एंड फ्रॉम राइट की जाति से जो मान प्राप्त होता है उसका काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट दैट इज जिसको कि हम लोग हिंदी में बाएं से कहते हैं। कहने का अर्थ है कि बाएं से कोई भी मान प्राप्त हो उसकी काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं और दाएं से प्राप्त होने वाले मान दैट इज फ्रॉम राइट जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे FR लिखा गया है। दाएं से प्राप्त होने वाले मान की काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझे, उसके बाद हम इस पर आधारित प्रॉब्लम को आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यदि बाएं से कोई मान इस सेक्टर में पड़े, प्रथम खंड जो आप देख रहे हैं बाएं से कोई मान यदि इस सेक्टर में पड़े, इट मीन्स A से D के तहत पड़े, तो A से D तक का जो है क्रम वह जनरल ऑर्डर में है, सामान्य क्रम में है। A से D तक जो अक्षर हैं वो सामान्य क्रम में है और जैसा कि आप जानते हैं कि बाएं से सामान्य क्रम में कोई भी मान गिरे तो हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जैसा कि यहाँ NC लिखा गया है और NC का अभिप्राय नो चेंज। आफ्टर ऑल जब हम A से D तक के सेक्टर को क्रॉस कर जाते हैं तो हम यहाँ जब P से E तक के सेक्टर पे आएंगे जो कि रिवर्स ऑर्डर में है, विपरीत क्रम में लिखा गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर द प्रोसेसिंग बाएं से कोई भी मान किसी भी रिवर्स सेक्टर में पड़े, चाहे वो प्रथम हो, अंत हो या मिड हो, तो हमने जैसा कि इससे प्रीवियस टाइप्स में भी, प्रीवियस पार्ट में भी मैंने इस बात की परिचर्चा की थी कि रिवर्स ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले और अंतिम कंपोनेंट के मान को जोड़कर एक स्टैंडर्ड मान बनाते हैं और उस स्टैंडर्ड मान से वहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है 16 और 5 को जोड़कर 21 स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को इस 21 स्टैंडर्ड वैल्यू से PV दैट इज द प्रोसेसिंग वैल्यू को घटाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर ऑल जब हम इस सेक्टर को, मिड सेक्टर को क्रॉस कर जाते हैं तो हम तीसरे सेक्टर पे आएंगे जो कि हमारा सामान्य क्रम में जनरल ऑर्डर में है। नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ पे 10 है। तो जनरल ऑर्डर में हमें यह ज्ञात है कि बाएं से कोई भी मान इस सेक्टर पे गिरेगा तो हम लोग किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, NC दैट इज द नो चेंज। अब क्लियर यहाँ पे देखिए,
दाएं से यदि कोई मान इस सेक्टर पे पड़ता है जो कि हमारा जनरल ऑर्डर है, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान का हमें अपोजिट कर लेना चाहिए। इस सेक्टर में कोई भी मान गिरेगा हम लोग अपोजिट करेंगे। आफ्टर ऑल फिर से अगर इस सेक्टर की बात करें, चूंकि मैं पहले जनरल कर देना चाहता हूं फिर इस सेक्टर की बात करूंगा। जनरल ऑर्डर में जैसा कि आपको ज्ञात है दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान का हम लोगों को क्या करना होगा, अपोजिट कर देना होगा, जैसा कि मैंने प्रत्येक पार्ट में इस बात की परिचर्चा दिया। इससे पहले भी कई एक पार्ट में इस बात की परिचर्चा की गई है। क्लियर? अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम इस मिड रीजन पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आज का प्रॉब्लम का विशेष रूप से जो संबंध है वह इस रीजन पे ही है, और दिए गए डायरेक्शंस जो हैं वह इस रीजन से ही संबंधित हैं। और जब भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाएं तो जो प्रश्न राइज किए जाएंगे वह इस रीजन से ही मोरओवर राइज किए जाते हैं। इस प्रकार के निर्देश दिए जाने का मकसद ही यह होता है कि इस प्रकार के निर्देशानुसार जो प्रश्न उठाए जाएंगे, जो प्रश्न राइज किए जाएंगे, उसका संबंध इस रीजन से होगा, और वह भी फ्रॉम राइट साइड से होगा, ना कि लेफ्ट साइड से। तो अब सवाल होता है कि यहाँ पे क्या करेंगे और कौन सी हम तरकीब अपनाए, कौन सी तकनीक अपनाए, कौन सी ट्रिक्स अपनाए, कौन सा अल्ट्रा यूनिक अप्रोच अपनाए जो कि विद इन अ सेकेंड हम इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी नंबर 9 को डील करने के क्रम में मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि पार्ट 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 2 के अंतर्गत जब मैं टर्मिनोलॉजीज की पर चर्चा कर रहा था तो टर्मिनोलॉजी नंबर 9 को डील करने के क्रम में मैं इन बातों को वहां भी परिचर्चा की थी, इन बातों की वहां पे भी परिचर्चा की थी, लेकिन आज मैं फिर से उस बात को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस रीजन पे अब क्या होगा यह हमें सोचना है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो अल्ट्रा यूनिक ट्रिक डेवलप किया, हमने जो एक अल्ट्रा यूनिक ट्रिक डेवलप किया इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के क्रम में, तो इस क्रम में मैंने इन 3 रीजन का 3 अलग अलग नामकरण किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इस उद्देश्य से मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में जो ट्रिक्स प्रतिपादित किया, जो अल्ट्रा यूनिक अप्रोच डेवलप किया, उस क्रम में मैंने इन 3 रीजन का 3 नाम यहाँ पे निरूपित किया है। मैंने पहले रीजन को, फर्स्ट सेक्टर को इनकम, सेकेंड सेक्टर को बैंक एंड थर्ड सेक्टर को एक्सपेंडिचर से निरूपित किया। आप सोच रहे होंगे कि यह इनकम, बैंक, एक्सपेंडिचर का यहाँ पे क्या संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रमुख प्रश्न को आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकें, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 3 सेक्टर का 3 नामकरण किया ताकि आपको बातें बिल्कुल आसानी से समझ आ सके कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। हमारी जो ट्रिक्स है वो आपको आसानी से समझ आ सके कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा इनकम है, यह बैंक है, यह एक्सपेंडिचर है। मुद्दा है कि दाएं से यदि कोई मान इस रीजन पे गिरता है तो क्या करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरल कैंडिडेट्स या बहुत सारे लोग गिन कर बनाते हैं, उंगली से गिन कर बनाते हैं, और यदि उंगली से आप गिन कर बनाएंगे तो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में निश्चित है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पिछाड़ना तय है। तो हम विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करें इस प्रकार के प्रश्न, जब इस प्रकार के निर्देशानुसार प्रश्न राइज किए जाए तो विद इन सेकंड क्या करना होगा, उसी को समझाने हेतु मैंने 3 रीजन का 3 अलग अलग नामकरण किया। अब देखें अब क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे विचार करना है, ए से डी तक यहाँ पे अक्षर मौजूद हैं, और इस स्थिति में नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। क्लियर? ए से डी तक में कितने अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे, और यहाँ पे ई से 12 अक्षर को विपरीत किया गया है। तो निर्देशानुसार ही आपको ज्ञात है कि इस रीजन में टोटल 12 लेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रीजन में क्या है नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के क्रम में मैंने जो ट्रिक्स प्रतिपादित किया है
जो अल्ट्रा यूनिक अप्रोच डेवलप किया है उसका संबंध इस और इस रीजन से है। हमने दिस और दिस रीजन के कॉम्परेटिव स्टडीज के आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया का प्रतिपादित किया, हल करने की प्रक्रिया का जो है प्रतिपादन किया है, किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे ये कितना है, ए से डी तक नंबर्स ऑफ लेटर 4, यहाँ तो आप जान नहीं रहे कि 12 लेटर है, तो 4 और 12 16 हो गया। एंड आफ्टर ऑल रेस्ट ऑफ यहाँ कितना हो गए, 10 लेटर हो गए। तो 4 और 12 16 और 10 26 के लिए आप विचार कर रहे हैं यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने इस रीजन का क्या नाम दिया, इनकम। यहाँ पे क्या नाम दिया, बैंक। यहाँ पे क्या नाम दिया है, एक्सपेंडिचर। इनकम दैट इज द आई, बैंक तो आप जान ही रहे हैं, और एक्सपेंडिचर दैट इज द वे, खर्च। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर मैं डिजिटल फॉर्म में आपसे पूछूं कि इनकम अगर ये 4 है, दैट इज अगर ये कहा जाए कि इनकम आपका कितना है, तो आपका 4 है। और एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 10 लेटर है, तो एक्सपेंडिचर सेक्टर में कितना है, तो 10 है। सिंपल है। इनकम कितना है, 4 है, खर्च कितना है, तो 10 है। तो यदि आपका इनकम 4 रुपया हो और खर्च 10 रुपया हो, और खर्च अनिवार्य है, इनकम कितना है, इनकम 4 रुपया है और खर्च आपका 10 रुपया है, और जो खर्च है वो अनिवार्य है, तो उस खर्च की पूर्ति हेतु यदि आपके बैंक में बैलेंस मौजूद है तो आपको क्या करना होगा। तो नो डाउट निश्चित है कि आप कहेंगे कि यदि इनकम हमारा 4 रुपया है और खर्च अगर 10 रुपया है, कहने करते कि आपके पॉकेट में मान लीजिए कि 4 रुपया मौजूद है और आपको खर्च 10 रुपया करना है और खर्च अनिवार्य है, और जो है आपके बैंक में बैलेंस मौजूद है, तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा कि उस खर्च की पूर्ति हेतु आप क्या करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे। और यहाँ पे यह भी सोचना है कि ना आप कम निकालेंगे ना ही आप ज़्यादा निकालेंगे, इस बात का भी ध्यान देना है। तो यदि इनकम 4 रुपया है, पॉकेट में यदि आपके पास 4 रुपया मौजूद है, खर्च अगर 10 रुपया है, तो खर्च की पूर्ति हेतु हमें कितना रुपया निकालना पड़ेगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंसेस होगा वो हमें करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6 रुपया निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 रुपया पॉकेट में है, 10 रुपया खर्च करना है, कम रहा है कितना, 6 रुपया, तो हम बैंक से 6 रुपया निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना, इस रीजन पे कोई भी जब आपका मान गिरे तो प्रोसेसिंग वैल्यू अर्थात जो भी मान यहाँ पे गिरे, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें डाई यहाँ पे लिखा गया डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डाई का क्या अभिप्राय हो गया, डाई का अभिप्राय हो गया, डाई का अभिप्राय हो गया डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय और व्यय का अंतर, यहां पे क्या करना है, आप डाई -6 करेंगे, इसलिए कि आपका रिजल्ट यहां निकल रहा है। सिंपल है कि आप इन दोनों का अंतर करेंगे, तो सिंपल है कि 4 - 10 बराबर, यदि आप करते हैं 4 - 10 तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो -6 में आ जाएगा। तो इसलिए डाई यहां -6 होगा। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, इसको मैं अगले खंड अगले टाइप में इस बात को भी डील करूंगा आपके समझ, लेकिन यहाँ पे मैं रफली बता देना चाहता हूं कि यदि आपका ऐसा स्थिति होता, आप सोच रहे होंगे कि यदि सर इनकम जो मेरा 10 रुपया होता और खर्च 4 रुपया होता, तब क्या होता। तो सिंपल है कि यदि आपके पॉकेट में जो है 10 रुपया मौजूद है और खर्च 4 ही रुपया हो रहा है, और आप अनावश्यक पॉकेट में पैसा नहीं रखना चाहते, जो भी पैसा हो वो बैंक में रखते हैं, तो वैसी स्थिति में यदि आपका इनकम जस्ट इसका ये अगर रिवर्स हो जाता कि ये 10 हो जाता और ये 4 हो जाता, दैट इज द इनकम सेक्टर पे आपका 10 होता, इनकम सेक्टर पे 10 होता और खर्च के सेक्टर पे अगर 4 हो जाता, तो सिंपल है इसका डिफरेंस आपका +6 आ जाता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ माइनस ही होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सेक्टर में पीवी प्लस माइनस डाई की परिचय, प्लस माइनस डाई हम लोग करेंगे, पीवी प्लस माइनस डाई, ये डिपेंड करेगा इनकम और एक्सपेंडिचर पे कि प्लस करेंगे
कि माइनस करेंगे। आफ्टर ऑल अभी हम लोगों को माइनस करना है, इसलिए कि आय और व्यय का अंतर जो होता है यहाँ पे काउंट होता है। तो चूंकि इनकम जो आपका है यहाँ 4 है और एक्सपेंडिचर जो है वो 10 है, और 4 माइनस 10 इसका डिफरेंस जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम अंतर की बात करते हैं तो अगर इसको रिवर्स कर दिया जाता, यह मान लिया जाता, अगर ऐसा होता, कुछ ऐसी स्थिति होती, कुछ ऐसे डायरेक्शन दिए गए होते कि इनकम 10 होता और खर्च 4 होता, तो सिंपली हम कह सकते थे कि अगर इनकम अगर 10 है और एक्सपेंडिचर जो है अगर 4 है, तो ऐसी स्थिति में 10 और 4 का जो अंतर होता है वो +6 पे आ जाता है, क्योंकि आपको 6 रुपये की बचत है। सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि ऐसा केस हो जाता कि इनकम भी आपका 10 होता और एक्सपेंडिचर भी आपका 10 होता, तो सिंपल है कि आपका डिफरेंस 0 हो जाता। यदि आपका खर्च भी 10 रुपया है और इनकम भी 10 रुपया है, तो बैंक पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस 0 काउंट करते हैं, जिसकी परिचर्चा हम आगे के टेक्स्ट में आपके साथ करेंगे। फिलहाल मैं इस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों से आपका सामना हो, तो ऐसे प्रश्न जहाँ की मिड रिवर्स किया गया हो और दिए गए प्रश्न का संबंध मिड रीजन से हो और वो भी फ्रॉम राइट से हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के क्रम में इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि प्रथम खंड और अंतिम खंड में स्थित अक्षरों की संख्या क्या है। यदि प्रथम खंड में अक्षरों की संख्या कम है और अंतिम खंड में अक्षरों की संख्या अधिक है तो डाई माइनस हो जाएगा। यदि प्रथम खंड में अक्षरों की संख्या ज्यादा होती और तृतीय खंड में अक्षरों की संख्या कम होती तो यहाँ पे प्लस डाई हो जाता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 और 10 का जो अंतर है -6, यहाँ पे जब कोई भी मान गिरे हम -6 करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से आप देखिए, यदि ऐसी स्थिति बनती कि बाएं से यदि कोई मान 1 से 4 के अंतर्गत आता, बाएं से आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि आपको 1 से 4 के अंतर्गत कोई मान प्राप्त होता, तो आप क्या कहते हैं कि आप जनरल ऑर्डर में रहेंगे और जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा। नो चेंज, एनसी दैट इज द नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। आफ्टर ऑल अगर ऐसी स्थिति बनती कि आफ्टर द प्रोसेसिंग बाएं से कोई मान 5 से 16, बाएं से यदि कोई मान 5 से 16 के अंतर्गत यदि प्राप्त होता, मैं इस बात को डील कर देता हूं, एक बार डील कर देता हूं। प्रत्येक रीजन पे क्या क्या होगा आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लें। प्रत्येक सेक्टर में जो है क्या हमें करना है, क्या स्थिति बन रही है, इस निर्देशानुसार उस बात को हम डील कर रहा हूं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग कोई भी मान गिरता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरता है या फ्रॉम राइट की जाति का। तो आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट यदि कोई मान, हम फ्रॉम लेफ्ट की परिचर्चा कर रहे हैं, आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट यदि कोई मान के चलिए कि एफएल की बात कर रहा हूं, फ्रॉम लेफ्ट की बात कर रहा हूं कि फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट 1 to 4, आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान ऐसा 1 to 4 के तहत आए, दैट इज द 4 और लेस देन 4 कर देते हैं मैं वो, ताकि आप और ज्यादा क्लियर हो। आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट यदि कोई मान 4 और लेस देन 4 तो क्या करेंगे, एनसी, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एफएल 4 और लेस देन 4 एनसी कहने का अर्थ है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान बाएं से 4 या 4 से कम आए तो क्या होगा, आप जनरल ऑर्डर में रहेंगे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा। ठीक, दूसरा देखिए, एफएल
5 to 16 बाएं से यदि कोई मान 5 से 16 के अंतर्गत गिरे, तो जब 5 से 16 के अंतर्गत गिरेगा तो दैट इज द, आप यहाँ से यहाँ तक के रीजन पे रहेंगे और इस रीजन पे कोई भी मान गिरे तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग बनाएंगे, 16 और 5 को जोड़कर एक ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएंगे और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को स्टैंडर्ड वैल्यू से घटाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 to 16 10 subtract that value from standard value (21) और ये 21 मैंने कहां से लाया, तो P का मान 16 और ये 5 को जोड़कर कैसे बनाया गया है। कहने का अभिप्राय इस रीजन में बाएं से कोई भी मान गिरे, आप स्टैंडर्ड मान जो है कैसे बनाए उससे घटा लीजिएगा इस गिरने वाले मान को, रिजल्ट आ जाएगा। अब तीसरे सेक्टर पे आ रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट यदि कोई मान 17 to 26 के तहत गिरे, 17 to 26 बाएं से यदि कोई मान 17 से 26 के अंतर्गत जब गिरता है तो हम लोग किस रीजन पे रहेंगे, जनरल ऑर्डर पे रहेंगे और जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज, आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर पे ऐसी स्थिति में बाएं से गिरने वाले हर एक सेक्टर पे क्या हमें करना है उसको मैंने यहाँ पे निरूपित किया, उसको मैं यहाँ प्रदर्शित किया। अब हम लोग दाएं से गिरने वाले मान के साथ दैट इज द, यदि कोई पी भी दाएं से प्राप्त होता है तो क्या होगा उसकी परिचर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए अब फ्रॉम राइट पे विचार करेंगे, जो कि मान हम लोगों का दाएं से गिरे तो यहां पे क्या कहेंगे 10, दाएं से यदि कोई मान 10 और लेस देन 10 फ्रॉम राइट 10 और लेस देन 10, दाएं से यदि कोई मान 10 या 10 से कम के अंतर्गत आता हो, तो दाएं से यदि 10 की बात करते हैं तो आप इस रीजन पे ही रहेंगे 10 या 10 के अंतर्गत, तो जनरल ऑर्डर होगा और जनरल ऑर्डर में कोई भी मान गिरे तो उस मान का सिंपली अपोजिट कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, दाएं से यदि कोई मान 11 से लेकर 22 तक 11 to 22, दाएं से यदि कोई मान 11 से 22 के अंतर्गत गिरे, दाएं से यदि कोई मान 11 से 22 के अंतर्गत गिरे तो उस स्थिति में लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेक्टर में रहेंगे और जैसा मैंने बताया है कि वैसी स्थिति में क्या कीजिएगा, यदि 11 to 22 के क्रम में गिरे तो आपको क्या करना है कि subtract then subtract -6 जो कि आपका डाई है, subtract -6 that is the die from that value। तो हम लोगों ने जो डाई डेवलप किया है डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 4 और 10 का जो अंतर 6 है, यहाँ पे गिरने वाले कोई भी मान से 6 को घटा लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर ऑल हम लोग फिर से दाएं से अब इस सेक्टर पे कोई मान गिरे तो 10 और 12 22, अर्थात यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 23 से लेकर 26, दाएं से कोई मान 23 to 26 के अंतर्गत गिरे तो ये हमारा कौन ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर में कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का हम लोगों को क्या करना है, अपोजिट करेंगे, जैसा कि अनगिनतों पर इस बात की पर चर्चा कर चुकी है। हमेशा हमेशा के लिए इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उस मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होता है,
जबकि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान का विपरीत कर देना होता है। साथ ही इस बात को भी हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठा लीजिए कि किसी भी सीक्वेंस का कोई भी पार्ट, प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्य भाग, कोई भी भाग अगर रिवर्स कर दिया जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई मान गिरे तो उस रीजन के पहले और अंतिम कंपोनेंट के मान को जोड़कर स्टैंडर्ड वैल्यू बनाइएगा और वहां पे गिरने वाले मान को उस स्टैंडर्ड मान से घटाइएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि 16 और 5 को जोड़कर मैंने यहाँ कैसे बनाया है, यहाँ पे बाएं से गिरने वाले किसी भी मान को इक्कीस से आप घटाइएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर ऑल जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे अपोजिट करना है और इस प्रकार के निर्देश में जबकि हमारा प्रॉब्लम का संबंध मिड रीजन से हो तो क्या करेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर क्या है उस बात को हम लोग गौर करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर पे हम लोग फोकस करेंगे और यहाँ चूंकि इनकम 4 है, खर्च 10 है तो हमारा बैंक से पैसा निकलेगा। 4 और 10 का डिफरेंस 6 है, इसलिए डाई मैंने यहाँ 6 लिखा है, डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वो माइनस में होगा क्योंकि बैंक से जब आपको निकालेंगे तो माइनस होगा। यही होता कि अगर आपका इनकम 10 होता और खर्च 4 होता तो आपको 6 रुपया बचत होती तो बैंक में वो प्लस हो जाता। क्लियर? तो अब हम चलते हैं इस प्रकार के निर्देशानुसार कैसे जो है इस प्रकार के निर्देश पर आधारित मैं प्रश्न को डील करता हूं। कॉम्बिनेशन वाइज हम इस स्ट्रक्चर पे आधारित प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रश्न पे गौर करें। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, अनगिनत बात इस बार की पर चर्चा की जा चुकी है, प्लस कंपल्सरी फैक्टर ऑफ मिक्स्ड मूवमेंट भी क्या होता है इसकी अनगिनत बार पर चर्चा की जा चुकी है, इसलिए मैं स्पेशली उसको व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। हाँ, प्रश्न बनाने के क्रम में परिचर्चा करूंगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि हम उनको भी ध्यान में रखते हुए समझाने का प्रयास करेंगे। आफ्टर ऑल उनसे मेरा यह अनुरोध है कि काइंडली अगर उनको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे लेक्चर को लाइक करते हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो का बारीकी से अवलोकन कर ले ताकि उन्हें समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट डील कर रहा हूँ और जैसा कि आप फिर देख रहे हैं कि आज पार्ट 24 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और अब भी अल्फाबेट फिनिश नहीं हुआ है। तो एक ही बात को मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगा, इससे के बारे में मैं बहुत बार पर चर्चा कर चुका हूँ। तो मैं टाइम को बिना गंवाए प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे गौर करें, मैंने बताया है कि लेफ्ट लेफ्ट जब कॉम्बिनेशन होगा तो साइन माइनस, राइट राइट कॉम्बिनेशन पे साइन प्लस माइनस, लेफ्ट राइट पे प्लस, राइट लेफ्ट पे प्लस। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट के साथ मैंने बताया है कि जब भी आपको बायां बायां का मूवमेंट दिया गया हो तो साइन माइनस हो जाएगा, जब भी दायां दायां साइन माइनस, जब भी बायां दायां प्लस, दायां बायां प्लस। दिमाग पे रखिएगा कि इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के नियम को फॉलो करता है। चुंबक के दो समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, विकर्षण दैट इज द हटना, हटना दैट इज द घटना, और चुंबक के दो असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है बिटवीन द टू अपोजिट पोल, अट्रैक्शन बिटवीन द टू सेम पोल, रिपल्सन। इस बात पे ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो समान जाति आए तो साइन माइनस हो जाएगा, जब भी दो असमान जाति आए साइन माइनस, जब भी दो असमान जाति आएगा तो साइन प्लस, जब भी दो असमान जाति आएगा तो साइन प्लस। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस जाति का मान गिरेगा जिसकी जाति ऊपर होगी। अगर ऊपर फ्रॉम लेफ्ट होगा तो फाइनली मान फ्रॉम लेफ्ट का गिरेगा, अगर ऊपर फ्रॉम राइट होगा तो फाइनली मान फ्रॉम राइट का गिरेगा। क्लियर? तो हम लोग लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं। प्रश्न है, यदि ई से प्रारंभ करते हुए, जैसा कि डायरेक्शन आपको पहले ही दिया जा चुका है, हमारा प्रयास रहेगा
कि कुछ एक प्रश्न के बाद मैं बार बार डायरेक्शन रिपीट नहीं करूंगा, केवल मूवमेंट रिपीट करूंगा। मूवमेंट क्या है वह मैं प्रश्न में डील करने का प्रयास करूंगा ताकि समय बचाया जा सके, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना संगत नहीं होगा। क्योंकि मैं निर्देश स्पेशली दे चुका हूं कि 12 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम मी, अर्थात हमारे जो प्रश्न का संबंध है, यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, ऐसे निर्देश पर हमारा आज का प्रश्न संबंधित है। इसलिए बार बार मैं नहीं करूंगा, कुछ प्रश्न के बाद मैं केवल आपको जो है डाटा दूंगा मूवमेंट का, और प्रत्येक प्रश्न के साथ ये निर्देश इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे गौर कीजिए, यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाईं और 8वां क्या होगा। तो 15, 12, 3 और 3 की स्थिति में हम जनरल ऑर्डर में रहेंगे तो हम सी कर देंगे। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि केवल इस प्रकार से डायरेक्ट कह देने से तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय डील करूंगा। और मैं बार बार ये आपको सलाह देना चाहूंगा, बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि इनिशियल स्टेज में आप स्टेप बाय बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब आपका कमांड हो जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के क्रम में बिल्कुल ही पेन नहीं उठाना है, भरबली बनेगा। जैसे कि मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी किया कि 15, 12, 3 पर से डायरेक्ट, लेकिन हम इस प्रकार से डायरेक्ट बनाए, हम इस प्रकार से भरबली बनाए। इससे पहले हमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस स्टेप बाइज करते हुए सारे सिद्धांत, सारी बारीकियों को आत्मसात करते हुए समझना पड़ेगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे गौर कीजिए क्या बोला जा रहा है कि आपके बाएं से 15वें, बाएं से 15वें, बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है एफएल। एफएल कितना, 15, हम लोगों ने 15 लिख दिया, क्लियर। और बाईं ओर को टू दी लेफ्ट कहते हैं, टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, टीएल। टीएल कितना, तो यहाँ पे 12 दिया गया है। अब यहाँ पे गौर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों की जाति समान है, सेम जाति में क्या होगा, साइन माइनस होगा। 15 में 12 जब जाएगा तो क्या आया, 3 आया। और ये किस जाति का, तो मैंने पहले ही बताया है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा वह ऊपर वाले की जाति का गिरेगा। यह तय है कि मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जब भी कोई मान गिरते हैं वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरता है या फ्रॉम राइट का, जिससे आपका प्रारंभ करेंगे उसी की जाति का मान गिरेगा। तो फ्रॉम लेफ्ट 3 गिर रहा है, और जब बाईं से 3 गिर रहा है तो हम किस सेक्टर पे रहेंगे, ये हम प्रथम खंड में रहेंगे जो कि जनरल ऑर्डर में है। और सामान्य क्रम में बाएं से कोई भी मान गिरे तो क्या करना है, किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। और प्रॉपरली अल्फाबेट में 3 नंबर अक्षर क्या होता है, सी। हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी, नो डाउट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे गौर कीजिए। यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के
बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या कहा जा रहा है? यदि इसे प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं से 18वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो 18 और 3 15 और 15 और 21 कितना हो गया? 6 और F क्या मैंने बताया? 18 3 15 15 21 6 पे F। तो सवाल है कि इस प्रकार से जादू दिखा देने से कैंडिडेट्स के समझ में आ जाए बात, ऐसा नहीं है। समझ रहे ना? बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे गुरु घंटाल जादू दिखाते हैं कि देखो, समझ रहे हैं ना? जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि 18 3 15 15 के 6 पे F। लेकिन इस प्रकार से बता देने से हर कैंडिडेट के समझ में बात आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब आपका मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने के उपरांत कमांड हो जाए इस प्रकार के टॉपिक पे, तो एग्जाम में जब हम प्रश्न बनाएंगे तो ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्बली बनाया। आपको इतना कमांड होना चाहिए कि आप इस प्रकार के प्रॉब्लम को विदाउट द पेन टच किए हुए विद इन सेकेंड बनाएं जैसे कि मैंने बनाया। क्योंकि यदि प्रतिस्पर्धा की इस रेस में यदि आपको अन्य से हटकर कुछ करना है, आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझ रहे ना? लेकिन लर्निंग स्टेज में, फेज ऑफ लर्निंग, कभी भी इस प्रकार से बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। स्टेप वाइज मैं जैसा कि यहाँ डील करता हूँ वैसा आप प्रयास करें। मोर एंड मोर प्रैक्टिस जब आपका हो जाता है तब फिर आप इसी प्रकार से वर्बली बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं स्टेप वाइज। कहा गया है कि आपके बाएं से 18 और बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। अब तक में अनगिनत बार इस बात की परिचर्चा की जा चुकी है, इसलिए अनावश्यक इस बात की परिचर्चा बार बार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। हाँ, जो भी कैंडिडेट्स यदि बिगिनर है, मैं कई एक बार बीच बीच में बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स अगर कोई बिगिनर हो, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो उनसे हमारा ये निवेदन है कि हमारे प्रीवियस वीडियोज को अवलोकन करें, उसके बाद ही किसी वीडियो को देखने का प्रयास करें। अन्यथा आपके दिमाग में कोई बात नहीं समझ आएगी। अजय चौहान का क्लास है, किसी गुरु घंटाल का क्लास नहीं है, किसी झोला छाप का क्लास नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप डील कर रहा हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 24 आज हो रहा है और अब भी अल्फाबेट समाप्त नहीं हुआ है, जबकि बहुत सारे गुरु घंटाल, बहुत सारे कलाकार मिलेंगे जो कि 24 पार्ट में शायद पूरा रीजनिंग समाप्त कर देते हैं, इसलिए कि उनके दिमाग में रीजनिंग उतनी ही है। कुआं के जो मेढक होते हैं वो कुआं को ही पूरी दुनिया मान बैठते हैं, वजह यही है। खैर, मैं अनावश्यक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे गौर करें तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL कहते हैं, क्योंकि बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL कितना दिया गया है तो 18 मैंने लिख दिया। और बाईं ओर को टू दी लेफ्ट कहा जाता है, टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL कितना दिया गया है 3 लिख दिया गया। दोनों ही जाति LL है। हमने बताया है कि समान जाति में 4 ये माइनस हो जाएगा और 18 में 3 गया तो रिजल्ट 15 आया। और ये फ्रॉम लेफ्ट 15, बाएं से 15। अब आपको विचार करना है कि यदि ये बाएं से 15 प्राप्त हो रहा है तो किस रीजन पे रहेंगे? तो ये 4 और ये 12 16, यहां तक आते आते आपको 16 तक ही कवर हो रहा है। अर्थात बाएं से जो 15 होगा डेफिनेटली इस रीजन पे होगा, मिड सेक्टर पे होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि मिड सेक्टर पे
यदि कोई मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाया भी गया है, मैं बताया भी गया हूँ कि किसी भी सीक्वेंस का यदि कोई पार्ट यदि रिवर्स कर दिया जाए और आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई मान गिरे, तो अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उस रीजन के पहले और अंतिम मान के अंतिम अक्षर के मान को जोड़कर, अंतिम कंपोनेंट के मान को जोड़कर स्टैंडर्ड वैल्यू बनाइएगा और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से वहां पे गिरने वाले मान को आप घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा बाएं से जो 15 गिर रहा हुआ इस रीजन पे गिर रहा है और यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू 16 और 5 को जोड़कर कितना बनाया गया 21। इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू 21 से घटा लीजिए। स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने 21 बनाया है और इस स्टैंडर्ड वैल्यू 21 से पीवी इसी को कहते हैं, यहाँ पे जो मान गिरता है इनिशियल उसी को पीवी कहते हैं। इसकी भी परिचर्चा अनेकों बार की जा चुकी है, इसलिए अनावश्यक परिचर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो यहाँ पे जो मान गिरे इसको पीवी कहते हैं। इस 15 को हम यहाँ पे घटाएंगे और 21 में जब 15 जाएगा 6 एंड आफ्टर ऑल अल्फाबेट में 6 नंबर लेटर एफ होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे बढ़ते हैं। निर्देश तो जारी है, निर्देश लागू ही होंगे। जैसा कि मैं पहले भी बोला कि बार बार ई से प्रारंभ करके 12 अक्षर को लिखने का कोई चित्र नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन आपको दिए गए। मैं केवल मूवमेंट दूंगा कि कहां से कहां तक। तो उपयुक्त निर्देशानुसार आपको दिमाग पे रखे रहना है। आपके बाएं से 25वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। निर्देशानुसार आपको यह मान के चलना है कि ई से प्रारंभ करके 12 अक्षर ही विपरीत किए गए हैं। बार बार उसको मैं डील नहीं करना चाह रहा हूं कि मैं निर्देश दे चुका हूं, अनावश्यक समय बर्बाद ना हो, इसलिए बार बार मैं उस बात को ई से प्रारंभ करके 12 अक्षर को नहीं लिख रहा हूं। ठीक ना। कभी मैं उसको डील करूंगा, कभी नहीं डील करूंगा, इसलिए आप दिमाग पे ये बात बैठाए रखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न में यह सम्मिलित है कि ई से प्रारंभ करते हुए 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उस पर आधारित प्रश्न हो रहे हैं। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि बाएं से 25 और बाईं ओर 5, तो 25 और 5 20 पर टी सिंपल। क्योंकि बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL 25 और बाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में TL टू द लेफ्ट 5, तो लेफ्ट है माइनस आफ्टर द प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो मेरा मान गिर रहा है फ्रॉम लेफ्ट 20 गिर रहा है, बाएं से 20 हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और 4 और 12 16 का रीजन को क्रॉस करके हम लोग इस रीजन पे आ जाएंगे 20 के लिए। 20 की स्थिति में हम इस रीजन पे आ जाएंगे क्योंकि 4 और 12 16 के बाद 20 तो इधर आ जाएगा, इस सेक्टर में आ जाएंगे। और यह सेक्टर जनरल ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर में बाईं से कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। 20 नंबर लेटर क्या होगा, टी। हम लोगों का आंसर ये हो गया। इस प्रकार से लेफ्ट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही क्लियर होता है। और अब हम लोग राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे आगे बढ़ेंगे। मैं प्रत्येक सेक्टर पर आधारित प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जबकि इस प्रकार के जब भी निर्देश दिए जाते हैं, जब भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाएंगे, तो जो प्रश्न राइज किया जाता है वह निश्चित ही इस रीजन से राइज किया जाता है और वह भी दाएं से। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि मैं प्रत्येक रीजन पे आधारित, प्रत्येक क्षेत्र पे आधारित प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, प्रत्येक क्षेत्र पे आधारित प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करूं। तो अब हम लोग राइट एंड राइट पे चलेंगे। राइट एंड राइट
प्रश्न पे गौर कीजिए। राइट राइट पे आधारित पहला प्रश्न, यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7, तो दाया दाया है तो क्या होगा? माइनस होगा। 12 और 7 5, और 5 पर ई पर अपोजिट भी, हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या स्टेप बाय इसको गौर करें। दाएं से को फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर, और एफ आर कितना? तो 12। एंड दाईं ओर को टू द राइट करते हैं, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर, टी आर कितना? 7। तो राइट राइट है, हम लोग घटा देंगे और घटाने पे हमारा मान पी भी कितना प्राप्त होगा? 5। फ्रॉम राइट 5, फ्रॉम राइट 5। अब जब यह फ्रॉम राइट 5 प्राप्त हो रहा है तो फ्रॉम राइट 5 जब प्राप्त होगा तो हम लोग किस सेक्टर पे रहेंगे? इस सेक्टर पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 लेटर मौजूद हैं। क्यू से जेड तक के अंतर्गत 10 अक्षर मौजूद हैं। तो जब दाएं से 5 गिरेगा तो इस रीजन पे रहेंगे, और ये जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान को विपरीत किया जाता है। तो यदि ये वास्तविक 5 होता तो डेफिनेटली ये होता, लेकिन यहाँ पे ई नहीं मिलेगा। तो क्या आपको विचार करना है कि ई का अपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट ऑफ ई क्या हो जाएगा? भी। सिंपली हम लोग कह देंगे भी। क्लियर? यदि वास्तविक 5 होता तो ई मिलता, लेकिन ई नहीं मिलेगा। अपोजिट ऑफ ई हम लोग भी। बाय रेफरेंस आपको मालूम है कि मैट्रिक ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर के तहत उफ बाई लव शॉर्ट गेज पी के मैंने डब्ल्यू आपसे पर चर्चा की थी, आपको बताया था। तो ई का अपोजिट भी। 2 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। मैं फिर से उसी बात को जिक्र करना चाहूंगा, उस बात की पर चर्चा कर रहा हूं कि बार बार ई से प्रारंभ करते हुए 12 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, या मैं लिखने का नहीं प्रयास करूंगा ताकि आपका समय अनावश्यक बर्बाद ना हो, क्योंकि डायरेक्शन मैं दे चुका हूं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न के साथ आप यह मान के चलेंगे कि ई से प्रारंभ करते हुए 12 अक्षर सम्मिलित हैं प्रत्येक प्रश्न में। केवल मैं मूवमेंट डाटा यहां पे प्रस्तुत करूंगा। तो वो डायरेक्शन दिए गए हैं आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहां पे भी डायरेक्शन इंक्लूड है कि ई से प्रारंभ करते हुए 12 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रॉम राइट कितना? 19 दिया गया है, फ्रॉम राइट 19।
एंड टू द राइट कितना 7। तो फाइनली जो हमारा पीवी गिरेगा और फ्रॉम राइट कितना, फ्रॉम राइट 12 गिर रहा है। फाइनली पीवी जो गिर रहा है वो फ्रॉम राइट 12 गिर रहा है। एंड फ्रॉम राइट 12 अगर गिरता है तो हम लोग इस रीजन को क्रॉस करके इसमें जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 10 ही है। तो दाएं से जब इस रीजन पे आएंगे तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि माइनस डाई करना होगा, क्योंकि इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 10 है। तो बैंक से पैसा निकलेगा, कितना निकलेगा 6 निकलेगा, इसलिए यहाँ पे डाई 6 करेंगे, -6 डाई दैट इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब मैंने पहले ही इस बात की परिचर्चा की है, अगर इनकम कम है खर्च ज़्यादा है तो बैंक से पैसा निकलेगा, कितना निकलेगा, दोनों का अंतर जो होगा। तो 4 और 10 का अंतर 6, इसलिए इस रीजन पे जब भी कोई मान गिरे आप -6 कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो 12 - 6 बराबर 6 एंड 6 नंबर लेटर पे है। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। राइट राइट कॉम्बिनेशन के तीसरे प्रॉब्लम पे यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 25वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। कहा जा रहा है कि यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 25वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा। तो 25 और 2 23 और 23 की स्थिति में 23 पर वास्तव में होता तो W होता, W का अपोजिट D, सिंपल है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ गौर करें। दाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म FR कितना 25 एंड दाईं ओर को टू द राइट करते हैं, टू द राइट कितना 2। तो राइट है माइनस, यहाँ फाइनली पीवी फ्रॉम राइट 23 गिर रहा है। और यदि फ्रॉम राइट 23 गिर रहा है तो हम किस रीजन पे रहेंगे, 10 और 12 22 को क्रॉस करके हम इस रीजन पे रहेंगे, जनरल ऑर्डर में रहेंगे। और जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान का हम लोग को क्या करना होता है, अपोजिट करना होता है। अगर वास्तविक 23 होता तो ये W होता, लेकिन यहाँ W नहीं होगा। एंड अपोजिट ऑफ W बराबर क्या होता है, D, कि अपोजिट ऑफ W बराबर D। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का राइट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे। एंड आफ्टर ऑल मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि दिए गए निर्देश का संबंध स्पेशली मिड रीजन पे है, इसलिए अब जो मैं प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूँगा, प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा, उसका संबंध मैं मिड रीजन से ही करूँगा, ताकि आपके समय की बर्बादी न हो, अनावश्यक समय बर्बाद ना हो। क्योंकि हम लोगों को मिड रीजन पे ही समझना है, क्योंकि दिए गए प्रश्न का विशेष रूप से संबंध मिड रीजन से है, क्योंकि मध्य के क्षेत्र को विपरीत किए गए हैं। क्योंकि जनरल ऑर्डर में बाएं से या दाएं से कोई भी मान गिरता है तो उस बात की परिचर्चा, उस बात को आप पहले भी समझ चुके हैं कि क्या करना है, समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं इस रीजन पे आधारित प्रश्न आपके आप समझ जारी प्रदर्शित करूंगा, ताकि समय की बर्बादी ना हो,
अनावश्यक समय बर्बाद ना हो। तो अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे, और इसका प्रश्न का संबंध जो होगा मैं मिड रीजन पे ही आधारित करूंगा, मिड रीजन पे ही आधारित प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्लियर? क्योंकि इस रीजन और इस रीजन पे आप प्रश्न राइज करना तर्कसंगत नहीं होगा, अनावश्यक समय कील होगा। तो इस रीजन पे, क्योंकि विशिष्ट रूप से इस रीजन को विपरीत क्रम में लिखा गया है, इसलिए इस रीजन पे मैं बाएं और दाएं दोनों से आपको डील कर दूंगा। यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 25वें अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? यदि इसे प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 25वें अक्षर के बाईं और 13, तो 25 और 13 12, और 12 और 21 9, हम लोगों का आंसर 9 हो गया। 25 और 13 12, 12 और 9, 12 21 9 पे आई। लेकिन स्टेप बाय जिसको आप समझिए क्या मैं क्या कह रहा हूं। बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL कहा जाता है। FL कितना? 25। और बाईं ओर को टू दी लेफ्ट शॉर्ट फॉर्म में TL कितना? 13। तो लेफ्ट है साइन माइनस 25 में 13 गया 12, अर्थात जो हमारा PV प्राप्त हो रहा है वह फ्रॉम लेफ्ट 12 प्राप्त हो रहा है। फ्रॉम लेफ्ट अगर 12 प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में हम लोग इस सेक्टर पे रहेंगे, और इस सेक्टर पे कोई भी मान गिरे तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने जो बनाया है उस मान से आप घटाइए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने 21 बनाया है। स्टैंडर्ड वैल्यू 21 कहाँ से बनाया है? तो P का मान 16 और E का मान 5 को जोड़कर 21 बनाया है। यहाँ से 12 को घटाएंगे, यही 12 PV आपका है। जो PV वहाँ पे लिखा गया है यही PV है। तो 21 में 12 गया 9, और 9 नंबर अल्फाबेट में क्या होता है? आई। तो पर्टिकुलरली हम लोग का आंसर आई हो जाएगा। क्लियर? हटा देते हैं। आइए 2 नंबर प्रॉब्लम, और मैं इस बार जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका वर्जन इंग्लिश होगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ ही मीडियम से आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि पहले भी आपने इस बात को देखा है, पहले भी इस बात ऐसा ही मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और आज भी मैं कुछ प्रश्न इंग्लिश वर्जन में भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश वर्जन में समझते हो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आइए, तो 2 नंबर प्रॉब्लम है। विच लेटर will be fourth to the left of when the fourth letter from your left if 12 letters of English alphabet will be
written in reverse order starting from E। आपसे कहा जा रहा है कि विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 24th लेटर। आपसे कहा जा रहा है कि विच लेटर विल बी फोर्थ to the left of 24th letter from your left if 12 letters of English alphabet will be written in reverse order starting from E। कहने का अभिप्राय है कि यदि E से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके 22 से 24वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफएल कितना, तो 24। एंड बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहते हैं। टू द लेफ्ट कितना, टीएल 4। लेफ्ट है साइन माइनस। फाइनली यहाँ पी भी कितना गिरा, 20। फ्रॉम लेफ्ट 20। एंड जब फ्रॉम लेफ्ट 20 अगर गिरता है, फ्रॉम लेफ्ट 20 की स्थिति में हम लोग किस रीजन में रहेंगे, 4 और 12 16 क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और बाईं से यदि 20 गिरता है तो हम लोग जनरल ऑर्डर में रहेंगे। जनरल ऑर्डर में कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। आंसर टी। क्लियर। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम इसी प्रश्न को मॉडिफाइड कर देते हैं, डिजिट मॉडिफाइड कर देते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। स्ट्रक्चर सेम रहेगा। प्रश्न 3 इसी पर डील कर रहे हैं। क्या डील कर रहे हैं, तो विच लेटर विल बी, यहां पे मैं कर देता हूं 14th। विच लेटर विल बी 14th टू द लेफ्ट ऑफ, यहां पे भी मैं परिवर्तित कर देता हूं। विच लेटर विल बी 14th टू द लेफ्ट ऑफ 24th। ठीक, 24th ही करा लीजिए। विच लेटर विल बी 14th टू द लेफ्ट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। 12 लेटर of English letters of English alphabet will be written in reverse order starting from E। कहने का अभिप्राय है कि यदि E से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 24वें अक्षर के बाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रॉम लेफ्ट कितना दिया जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट एफएल कितना, तो एफएल हम लोगों को दिया जा रहा है 24। और बाईं ओर टीएल टू द लेफ्ट, टीएल कितना, तो 14th दिया जा रहा है। आफ्टर ऑल लेफ्ट है माइनस। फाइनली हम लोगों का पी भी जो गिरेगा वो क्या गिरेगा, फ्रॉम पी भी हम लोग का जो गिर रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 10 गिर रहा है। फ्रॉम लेफ्ट अगर 10 गिर रहा है तो किस रीजन पे रहेंगे, इस 4 के सेक्टर को क्रॉस करके हम लोग इस रीजन में आ जाएंगे, क्योंकि 5 से 16 तक इसी रीजन में आपको बाईं से प्राप्त होगा। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उससे इस मान को घटा देंगे। तो 21 हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया है। स्टैंडर्ड वैल्यू 21 से 10 को घटाया और ये 10 क्या है, यही पी भी है। तो रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, फाइनली 12। और 12 नंबर प्रॉपरली अल्फाबेट में क्या होता है, एल। 12 नंबर लेटर एल। इस प्रकार से हम लोगों का लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, चार्ज प्लस। पहले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं।
यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से अठारहवें अक्षर के बाईं ओर 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 18वें फ्रॉम राइट कितना बोला जा रहा है? 18 बोला जा रहा है। और बाईं ओर टू दी लेफ्ट कितना बोला जा रहा है? तो 17। तो फाइनली जो मान गिरेगा लेफ्ट राइट है प्लस चार्ज हो जाएगा। फाइनली जो मान गिरेगा वो हम लोगों का कितना गिरेगा? तो 18 और 17 जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 35, लेकिन 35 नंबर लेटर तो नहीं होता है। तो 35 इक्विवेलेंट ऑफ कितना हो जाएगा? हमें यह देखना पड़ेगा ये 26 से कितना एक्सिट कर गया। तो 35 इज इक्विवेलेंट ऑफ 9 और 9 अर्थात दाएं से 9। तो दाएं से 9 हम लोग कहाँ रहेंगे? जनरल ऑर्डर में रहेंगे। और जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई मान गिरे तो क्या करना होगा? उसका अपोजिट करना होगा। अगर वास्तविक 9 होता तो आई होता, लेकिन यहाँ आई नहीं मिलेगा। अपोजिट ऑफ आई बराबर आर। Second problem, which letter will be 7th to the left of 5th letter from your right if 12 letters of English alphabet be written in reverse order स्टार्टिंग फ्रॉम ई। कहने का अभिप्राय है कि ई से प्रारंभ करते हुए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में एफ आर कितना? 5। बाईं ओर कितना? 7। तो 5 और 7 12 हो गया। और यह जो मान हम लोग का गिर रहा है फ्रॉम राइट 12 दैट इज द इस 10 के सेक्टर को क्रॉस करके हम लोग इसमें रहेंगे। और इसमें रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को डाई करना होगा। कितना डाई करेंगे? 6 हम लोगों ने जो डाई निकाला, ये डाई कहाँ से निकाला है? इनकम और एक्सपेंडिचर 4 और 10 का अंतर 6,
यहाँ 6 घटा दिए, आंसर हो गया है। तीसरे प्रॉब्लम को हम इसी पे फ्रेम कर लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम पे गौर कीजिए। डाटा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समय आपका बचा ना जाए, समय की बर्बादी ना हो, इसलिए बार बार लिखने पर समय किल होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं डाटा चेंज कर देता हूँ केवल। यहाँ पे ये 2 डाटा मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि विच लेटर विल बी थर्ड, which letter will be third to the left of 11th letter, 11th letter from your right if 12 letter of English alphabet will be written in reverse order। कहने का अभिप्राय है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के ई से प्रारंभ करते हुए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं से 11वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रॉम राइट कितना दिया जा रहा है, फ्रॉम राइट 11, फ्रॉम राइट 11 एंड टू द लेफ्ट कितना, तो टू द लेफ्ट थर्ड। तो 11 और 3 14, दैट इज आपका जो पीवी गिर रहा है फ्रॉम राइट, फ्रॉम वो जो गिर रहा है फ्रॉम राइट 14th गिर रहा है। और अगर फ्रॉम राइट 14th गिरेगा तो 10 को क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इस सेक्टर में 10 ही लेटर हैं। तो इस रीजन पे जब आएंगे तो जैसा कि आपने देखा कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर जो है यहाँ पे घटाया जाएगा पीवी से। हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट में, जो डाई हम लोगों का है वो -6 डाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डाई कहाँ से लाया है, तो 4 और 10 का जो अंतर है 6 यहाँ घटाएंगे, तो 14 में 6 गया 8, और 8 नंबर लेटर हमारा एच, इस प्रकार से हमारा एच। जैसा कि हमें महसूस हो रहा है कि मैं लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के क्रम में जो प्रॉब्लम था वो लेफ्ट पे ही डील कर दिया था, इसलिए 2 प्रॉब्लम मैं लेफ्ट राइट पे आपकी समझ फिर से एक बार डील कर देना चाहता हूँ बाय मिस्टेक। जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि शायद मैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के क्रम में आपकी समझ जो है वो लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे आधारित ही प्रश्न को डील कर दिया हूँ। तो मैं आपसे जो है आपकी समझ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से 2 प्रश्न और डील कर देता हूँ। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर आधारित 2 प्रश्न आपके समझ से डील कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न पे गौर कीजिए, which letter will be 7th to the right of 4th letter from your left if 12 letters of English alphabet be written in reverse order starting from E। कहने का अभिप्राय है कि यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से चौथे अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एफएल। बाएं से कितना, चौथा, दाईं ओर टू द राइट कितना, 7। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, ऐड करेंगे और फ्रॉम लेफ्ट 11, फ्रॉम लेफ्ट जब 11 गिरेगा हम इस रीजन पे रहेंगे और इस रीजन पे कोई भी मान गिरे तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने जो बनाया है स्टैंडर्ड वैल्यू 21, उससे हम लोग इस मान को 11 को घटाएंगे, फाइनली 10। और 10 नंबर पे क्या होता है, जे। हम लोगों का आंसर ये आ गया। और अब लास्ट प्रॉब्लम आपके समझ डील करने जा रहा हूं। यदि ई से
प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 9वें अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं से 9वें अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, तो FL फ्रॉम लेफ्ट कितना, फ्रॉम लेफ्ट। ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 9वें अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो FL 9 एंड ITR 1। तो फाइनली PV कितना गिरा, फ्रॉम लेफ्ट 10, लेफ्ट एंड राइट है इसलिए ऐड कर दिए। और FL 10 गिर रहा है तो हम लोग किस सेक्टर पे रहेंगे, इस सेक्टर पे रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोगों ने बनाया उससे हम लोग इस मान को घटाएंगे, क्योंकि ये जो 10 है यही आपका PV है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 21 - 10, तो 21 - 10 बराबर 11, और 11 नंबर लेटर क्या हो जाएगा, हम लोग का K हो जाएगा। इस प्रकार से पार्ट 24 कंक्लूड होता है। हम प्रीवियस वीडियो में पार्ट 25 के तहत जो है मिड रिवर्स पर आधारित ही प्रॉब्लम के अगले तथ्यों से, अन्य तथ्यों से आपको परिचित कराएंगे। ऐसी स्थिति से परिचित कराएंगे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इनकम 4 था, एक्सपेंडिचर 10 है। ऐसी स्थिति हो कि इनकम ही ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, उन तथ्यों से आपको परिचित कराएंगे। वैसी स्थिति पर आधारित प्रश्न से आपको परिचित कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारी बातें निश्चित ही आपको समझ आ रही होगी। आफ्टर ऑल, वैसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वैसे कैंडिडेट्स जो बिगिनर हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि आपको सारी बातें समझ आ सके, इस हेतु आप प्रीवियस वीडियो का भी अवश्य अवलोकन करें। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी कैंडिडेट्स अनावश्यक वीडियो को बढ़ा कर देखने का प्रयास न करें, इसलिए कि इस प्रकार से आप नहीं समझ सकते हैं। अध्ययन का सिद्धांत कहता है कि बारीकी से अवलोकन करें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।